आप देख रहे हैं CS न्यूज में। हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने दरभंगा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार, विनोद नारायण झा, महेश्वर हजारी और मदन सहनी के साथ साथ अनेक विधायक और विधान पार्षद उपस्थित थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में लालू परिवार पर करारा प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए आरक्षण खत्म करने के तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट पर तीखा प्रहार किया और उन्होंने कहा जो ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मैथिली में की और इसके बाद उन्होंने जब भाषण देना शुरू किया तो अपार जन समूह ने उनका मोदी मोदी के जयकारे के साथ स्वागत किया। भारत सरकार सम्मानित करती धरती पर सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 साल तक इस देश की सेवा की है, चौकीदारी की है, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। अब कोई आतंकवादी देश में घुसकर आतंकवादी घटना नहीं कर सकता है। सरकार के एहन मंत्री जिनके आयुष्मान समस्तीपुर, उजियारपुर और मधुबनी की जनता से मैं पूछना चाहता हूं
ये सूर्य मधुबनी से, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान है, मैं भी आप सबके आशीर्वाद से प्रत्याशी हूँ। उम्मीदवार है न रामचंद्र पासवान उम्मीदवार है, न अशोक यादव उम्मीदवार है, न नित्यानंद राय उम्मीदवार है। पूरे बिहार में एक ही उम्मीदवार है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मेरे मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायदा किया है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
और अगर सरकार की तरफ से खेती करने में उनको आर्थिक मदद मिल जाती है तो उनकी जो लागत लगती है अपनी तरफ से वो कम जाएगी और स्वाभाविक है उनका मुनाफा बढ़ जाएगा, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो ये किसानों के हित में सबसे जबरदस्त योजना है किसान सम्मान निधि और इन सब चीजों के लिए, अन्य योजनाओं के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इन्होंने बिहार के विकास के लिए जो काम किया, बहुत सारी बातों की चर्चा करना तो मुमकिन नहीं है। हम सब आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए और यहाँ के बाद उनको अन्य कार्यक्रमों में जाना है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाई अपने बिहार में सिर्फ सड़क और पुल के मामले में प्रधानमंत्री जी ने 50,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है, सिर्फ सड़क और पुल के ज्यादा। हर क्षेत्र में काम हम लोगों ने क्या सेवा नहीं की है। कहाँ लोग अंधेरे में रहते थे, लड़के या ढिबरी का सहारा लेते थे, अब हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब बल्ब की सेवा उपलब्ध हो गई, लालटेन की जरूरत पूरे बिहार में खत्म हो गई। ऐसा बिहार हम लोगों ने बदल दिया। अब आप लोगों को सोचना है कि काम के आधार और जो देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं उसके आधार देश को जो विकास के रास्ते पर ले जाए और समाज के हर तबके का विकास करना है, उस आधार पर आप अपना मतदान कीजिएगा। हम लोग तो यही आप सब लोगों से अपील करने आए हैं और हम सब अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों का पूरे तौर पर समर्थन मिलेगा ताकि देश में फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने या नहीं बने, हाथ उठा के बताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो एनडीए के सारे उम्मीदवारों को आप विजयी बनाइए। राजा जनक सीता मैया कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। ज्ञान ध्यान पान मकान इस समृद्धि गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। मिथिलांचल के अलग अलग हिस्सों से आए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो लहर है ये नए भारत की ललकार है। 21वीं सदी में जो बेटा बेटी पहली बार दिल्ली की सरकार चुन रहे हैं, वो हमारे नौजवान इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको पुरानी बातें जात पात मत पंथ के पुराने चुनावी समीकरण समझ नहीं आते। वो तो सिर्फ एक ही बात ठान कर चले हैं कि 21वीं सदी का भारत उनकी आकांक्षाओं के मुताबिक हो। मैं नीतीश जी का, पासवान जी का, सुशील मोदी जी का और सभी साथियों का और मैं कहूंगा कि सौभाग्य है कि देश का युवा वोटर उन सपनों, उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एनडीए गठबंधन पर विश्वास करता है। भाइयों बहनों,
जिसे हम 130 करोड़ भारतीय मिलकर के निभा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इससे समस्या है। भारत माता की जय और वंदे मातरम से दिक्कत है। क्या ऐसे लोगों की जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको यही वो लोग हैं जिन्हें भारत की बात करने से भी शिकायत है। वो कहते हैं मोदी आतंकवाद की बात क्यों करता है? ये तो मुद्दा ही नहीं है। आप मुझे बताइए, राष्ट्र रक्षा और आतंकवाद ये मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा है कि नहीं है? जिस बात की समझ आपको है, देश की जनता को है, वो इन स्वार्थी भूसवादियों को नहीं है। महामिलावट करने वालों, जिस आतंकवाद ने श्रीलंका में 350 से ज्यादा मासूम लोगों को इसी हफ्ते उनकी जान ले ली, क्या ये मुद्दा नहीं है क्या? हमारे आस पड़ोस में ही आतंक की फैक्ट्रियां चल रही है और आतंकवाद कहते हैं मुद्दा नहीं है। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद का अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है वो मेरे देश के गरीबों का हुआ। 40 साल पहले हमारे देश में न नेताओं के साथ इतनी पुलिस लगानी पड़ती थी, न रेलवे के डिब्बे चेक करने के लिए पुलिस लगानी पड़ती थी, न बस अड्डे पर पुलिस लगानी पड़ती थी, न भांति भांति की टेक्नोलॉजी लानी पड़ती थी, न मंदिरों के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, न मस्जिद के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, न गुरुद्वारे के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी। हर कोई सामान्य जिंदगी जीता था। आज जो पैसा गरीबों के लिए काम आना चाहिए, जिस पैसों से गरीबों के लिए स्कूल बनना चाहिए, जिस पैसों से गरीबों के लिए अस्पताल बनना चाहिए, 40 साल से ये पैसे बम, बंदूक और पिस्तौल में हमें खर्च करना पड़ रहा है। और ऊपर से हमारे गरीब माँ बाप के बेटे जो सेना में जाते हैं, सुरक्षा बलों में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, उनको 24 घंटे नींद नहीं मिलती। नींद भाइयों, इतनी उनको मेहनत करनी पड़ती। और एकाध घटना घट गई तो उनकी तो बेचारों की नौकरी चली जाती। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब भाइयों बहनों का किया। जो उनको मिलना चाहिए था वो पिस्तौल खरीदने में खर्च करना पड़ा, जो उनको मिलना चाहिए था वो बंदूक लाने में जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश के गरीबों का भला करने के लिए भी आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है। महामिलावट करने वालों, आपके लिए देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन नए भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नया हिंदुस्तान है। ये आतंक के अड्डों में
घुस करके मारे। साथियों, इन लोगों की इसी सोच की वजह से दरभंगा ने भी आतंक को बहुत करीबी से देखा। इन लोगों की इसी सोच की वजह से देश को आतंक का ऐसा मॉड्यूल मिला जिसने दरभंगा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। लेकिन वो दिन और थे। आपका ये चौकीदार न कोई मॉड्यूल रहेगा और न ही कोई मिलिटेंट बचेगा। लेकिन भाई और बहनों, आपने देखा होगा कि 3 चरण के मतदान के बाद करीब 300 सीटों का मतदान हो गया। ये 3 चरण के मतदान के बाद ये जो उछल उछल करके गला फाड़ फाड़ करके एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, ये सारे अचानक खो गए, गायब हो गए। जो पहले पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे थे, वो आज मोदी और अब ईवीएम को गाली देने में जुड़ गए। भाइयों बहनों, जमीन से कटे हुए ये लोग जनता की नब्ज नहीं समझ पाए। इसलिए जनता ने 3 चरणों में इन लोगों को थोड़ा ठीक से समझा दिया है। ये महामिलावट करने वाले अपने वायदों में भी ये घोटाला करने के ऐसे एक्सपर्ट है कि अपने वायदों में भी घोटाला करते हैं। चुनाव के बाद जब फिर एनडीए की सरकार फिर जब आएगी, तब बिहार के अभी हमारा नियम है 5 एकड़ भूमि तक का, लेकिन 23 मई को भाजपा एनडीए की नई सरकार बनने के बाद ये 5 एकड़ वाला नियम भी हटा दिया जाएगा और इसका फायदा सबको दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन सके, इसलिए भी देश में एक अभियान चलाया जा रहा है। आप अपने खेत में सौर ऊर्जा, सूर्य शक्ति वाली ऊर्जा पैदा करके उसे सरकार को बेच सके, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। सोलर फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को सोलर पंप देने का भी देशव्यापी अभियान चल रहा है। हमारे किसान भाइयों और बहनों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिल सके, इसके लिए भी नई योजना बनाने के लिए हम संकल्प करते हैं। भाइयों और बहनों, पान, माछ और मखान ये इस क्षेत्र की पहचान है। एनडीए सरकारों ने नए तालाब बनाने तथा माछ और मखान के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की सुविधा दी है।
रिसर्च सेंटर उसको मजबूत करने का भी काम किया गया। एक अलग मंत्रालय, अलग डिपार्टमेंट, मछुआरों के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाने का निर्णय किया। मछली पालकों, किसानों की तरह किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है ताकि उन्हें छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने में दिक्कत न हो। भाई और बहनों, एनडीए गठबंधन गरीब की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा प्रण है। इसका ही एक उदाहरण है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना का लाभ बिहार के भी लाखों गरीब परिवारों को मिल रहा है। साथियों, इतिहास में पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का प्रावधान भी हमारी सरकार और वो भी बाकी वर्गों के हक से जरा भी छेड़छाड़ किए बिना। भाइयों बहनों, एनडीए की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते को और मजबूत किया है, लेकिन वोट के लिए महामिलावटी अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। मैं आपको भरोसा देता हूं, जब तक मोदी है तब तक किसी के हक से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। साथियों, जो स्थान हमारी संस्कृति की पहचान है, आस्था से जुड़े हैं, उनके विकास के लिए मिथिलांचल को रामायण सर्किट से भी जोड़ा गया है। मिथिला पेंटिंग के प्रचार प्रसार के लिए जो नए तरीके निकाले गए हैं, वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ आने जाने के लिए भी अनेक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यहाँ के एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। पर्यटन के एक अहम केंद्र के रूप में हम मिथिलांचल को विकसित कर रहे हैं। साथियों, मजबूत बिहार, मजबूत भारत के लिए आप सभी को दरभंगा और मधुबनी में कमल के फूल पर और समस्तीपुर में एलजेपी के निशान पर बटन दबाना। आपका एक वोट मोदी के खाते में जाएगा। इस चौकीदार को मजबूत करेगा। भाई बहनों, हमारा देश मजबूत होना चाहिए। हमारा देश मजबूत होना चाहिए। देश मजबूत होना चाहिए। मजबूत देश के लिए सरकार मजबूत होनी चाहिए। सरकार मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए। चौकीदार मजबूत होना चाहिए। अब मुझे बताइए, आजकल जो 20 सीट लड़ रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री बनने के लिए लाइन में खड़े हैं। कर्नाटका में तो 8 सीट लड़ने वाले भी प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं। 40 सीट लड़ने वाले भी प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं। ये जितने चेहरे आपको दिखते हैं जो कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप ईमानदारी से बताइए, जो सच है वो बोलना। ये पत्रकारों को खुश करने के लिए नहीं बोलना। जो सच होगा वो बोलना है। बोलेंगे? बोलेंगे?
बाजार में, चुनाव के मैदान में ये प्रधानमंत्री की लाइन में जितने चेहरे हैं, मुझे बताइए ईमानदारी से आतंकवाद को कौन खत्म कर सकता है? डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, कलाकार भी, किसान, कामगार, दुकानदार भी, वकील, व्यापारी, छात्र छात्राएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे 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 वंदे। लखीसराय में रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लखीसराय में रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा, जो मोदी सरकार अमीरों का चौकीदार गरीबों के घर में सेंधमारी कर रहा है। गरीबों की हकमारी के लिए आरक्षण व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। कर दिया। अब बिहार की जनता, मैं आप सब लोगों से भाइयों और बहनों निवेदन करने आया हूँ कि अब ज्यादा दिन अगर रह गए लोग, चाहे दिल्ली वाले हों या पटना वाले, इतना नुकसान होगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। और भाजपा वाले अभी प्रधान अक्षर को तो आप समाप्त कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज है, दलित पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई जज नहीं बन रही, एक भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज नहीं बन रहा है। आपने तो समाप्त कर दिया। गरीब लोग अब आपको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जन्ना कर्पूरी ठाकुर के स्कूल के हम लोग विद्यार्थी है ना, नीलम जी को दीजिएगा तब जाकर यह काम हो पाएगा। इसलिए हम आप सब लोगों से कहने आए हैं, हमारे साथ तो किया ही है, बिहार की जनता के साथ ही बहुत अन्याय किया। 15 साल कोई कम समय होता है क्या? 15 साल में चाहते तो नीतीश जी क्या क्या नहीं कर दिया। सब लोगों का साथ मिला, सबका साथ मिला, लेकिन बात में तो मतलब के यार है। लोग कहते हैं यूज करते हैं और फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो नहीं भैया, यूज एंड थ्रो नहीं है, यूज एंड क्रश द बोतल। जैसे बोतल पर लिखा रहता है ना, पानी की बोतल पीजिए और उसको क्रश करके फेंक दीजिए कि कोई काम के लायक नहीं रहे। यही नीतीश कुमार जी है। लगातार इस पुनीत कार्य से नीतीश जी घबरा गए हैं। मीडिया में कुशवाहा जी को नीच कहकर संबोधित किया। वाह नीतीश जी वाह, ये आप नहीं, आपका घमंड बोल रहा है। मैं कुशवाहा जी के जमात से पूछना चाहती हूँ, जिस नीतीश कुमार को आपने अपने कंधों से लेकर
की कुर्सी पर बिठाया, बदले में आपके नेता को सरेआम नीच कहकर संबोधित किया। क्या आप उनकी औकात नहीं दिखाएंगे? उस समय में बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने रोड छाप कहा। उन्होंने एक टिप्पणी दिया कि रोड पेड़ से उठाकर एक किसी व्यक्ति को गठबंधन में ले लेता है। आप बताइए, अपने समाज, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले, रोड पे घूमने वाला व्यक्ति को रोड छाप कहा। निश्चित तौर पे मैं गरीब मछुआरा मल्लाह का बेटा हूँ, मैं मजदूरी किया हूँ, मैंने निश्चित तौर पे, लेकिन मेरा भी सपना है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसलिए साथियों, संगठन के, पार्टी के सभी पदाधिकारी से एक ही आपसे अपील है कि जो व्यक्ति आपको और आपके लोगों को, आपके चाहने वाले लोगों को रोड छापते हैं, उनको आने वाले समय में आप बदला लेना है और 23 मई को जो रिजल्ट आएगा, ऐसे व्यक्ति को रोड पे ला के रखना है, ऐसे व्यक्ति को रोड पे लाना है। साथ छाप मतलब पंखा, हाथ छाप मतलब नाव छाप, हाथ छाप मतलब लालटेन। हम 5 पार्टी का गठबंधन है। संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही दे रहे हैं कि बहुत अच्छा भीड़ देख रहे हैं, जैन सैलाब उमड़ पड़ा है और यहाँ पर महागठबंधन का भारी समर्थन मिल रहा है और लोगों में परिवर्तन है, महागठबंधन का लहर है। एक तरफ बाहरी और एक तरफ स्थानीय का मुद्दा आपका मुंगेर में भी आपने बोला था, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? क्या समझे नहीं? बोले थे कि ललन सिंह बाहरी है और हम मेरा मुद्दा तो विकास का है और हम मुंगेर के बहू हैं और वो बाहरी हैं, बाहर हैं, उनका कोई अपना यहाँ घर नहीं है, वो किराएदार हैं और इस बार मुंगेर की जनता बाहर के लोगों को बाहर के रास्ता दिखा। करनी सेना के अध्यक्ष पहली बार बिहार पहुंचे। बिहार में पहली बार करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मो का आगमन हुआ। इस दौरान सूरजपाल सिंह अम्मो ने कहा कि करनी सेना एक सामाजिक संगठन है, वह समाज के दबे कुचले एवं पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए, सामाजिक विकास के लिए अग्रसर रहती है। इस दौरान सूरजपाल सिंह ने कहा जो वह किसी भी दल का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। दे दिया गया तो क्या वो क्रियान्वित हुआ है? क्रियान्वित हुआ है तो क्या बेरोजगारों को रोजगार मिलना शुरू हुआ है? उनकी कुछ शर्तों पर हमारी आपत्ति थी, आपत्ति है। हम लोग अनुरोध करते हैं सरकार से कि जब आपने गरीब सर्वन आरक्षण दे दिया तो उसको पूरा क्रियान्वयन उसका क्यों नहीं हो रहा? फिर केवल मात्र यहाँ पर गुंडों का गठबंधन होगा और गुंडे पुनः बिहार के ऊपर राज करेंगे, ऐसा करनी सेना नहीं होने देगी। मैं बिहार के जागरूक मीडिया के मित्रों से एक बात अनुरोध करना चाहता हूँ, ये करनी सेना सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ चलेगी। हम लोग क्षत्रिय हैं, हम असहाय गरीबों को जो तंग करेगा उसका इलाज, हम इन मुद्दों को लेकर आपके बीच में आए। मुझे उम्मीद है क्योंकि आप ऐसे ऐसे लोगों को बिहार में नेता बना दिए हो जिनकी ना शकल है ना सूरत है। कभी कोई बांसुरी लेके घूमता है, कभी कोई मथुरा भग जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को मीडिया ने हीरो बनाया है। हमें हीरो मत बनाओ, परंतु हमारी आवाज़ आपके माध्यम तक जनता तक जाए, गरीबों तक जाए, असहायों तक जाए, जो पिछड़े हुए हैं उनके हकों की आवाज़ उठाने का काम करनी सेना करेगी। से आप ये बताइए, आप किन्हें गुंडा मान रहे हैं, किस गठबंधन को गुंडा मान रहे हैं? मुझे कहने गुंडा शब्द का प्रयोग किया है, मैं कह रहा हूँ गुंडे वो जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर गरीबों का शोषण किया, क्षत्रियों का शोषण किया। गुंडे वो जो जेलों में पड़े हैं, गुंडे वो जो चलती हुई माँ बहन बेटियों को छेड़ते हैं, गुंडे वो जो गरीबों का हक खाते हैं। तो बिहार में करनी सेना का क्या एजेंडा रहेगा? बिहार में करनी सेना पूर्ण रूप से ब्लॉक स्तर तक, गांव-गांव तक जाएगी। भविष्य में करनी सेना बहुत बड़ा निर्णय लेगी आने वाली बिहार के विधानसभा के चुनाव में। दल में मेरा मुंह न खुलवाएं आप, मैं राजनीतिक स्टेटमेंट करनी सेना के मंच से नहीं देना चाहता। लेकिन आपने प्रयोग किया है। जो जेल में है वो गुंडे हैं, जो गुंडे हैं वो गुंडे ही हैं। क्या आप पप्पू यादव को क्या कहोगे? शरीफ इंसान क्या कहोगे आप पप्पू यादव को? लालू यादव भी हैं, राजपूतों को, अरे लालू यादव तो मुजरिम में जेल काट रहा है भैया, मुझे क्यों कहवा रहे हो? मैं नहीं कहूंगा किसी के बारे में। उस महान आदमी का तो चौक पे फोटो लगना चाहिए था। जेल में कौन जाता है? शरीफ आदमी जाता है क्या?
हमारे लोगों के ऊपर गलत मुकदमे ठोके गए, हमारे लोगों को नाजायज रूप से तंग किया जाता है। आप क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, हमें नहीं पता, परंतु अगर हमारे समाज के किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया तो हम बिहार के अंदर पूरे के पूरे बिहार को जाम करने की ताकत रखते हैं। राजनीतिक रूप से आप किन्हें समर्थन कर रहे हैं? हम लोग सामाजिक संगठन है, समाज के लोगों का संगठन है। राजनीतिक विषय पर अगर कोई दल हमसे आकर समर्थन मांगने की बात करेगा, गुजारिश करेगा, उस पर विचार करेंगे। पश्चिम चंपारण लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर संजय अग्रवाल ने महागठबंधन के प्रत्याशी का पोल खोलना शुरू कर दिया है। पश्चिम चंपारण लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी एवं वर्तमान सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने महागठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर ब्रजेश कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके एफिडेविट को आधार मानकर कई मामलों को उजागर किया। एनडीए प्रत्याशी संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिस वर्ष डॉक्टर ब्रजेश कुशवाहा ने 7वीं क्लास में एडमिशन लिया, उसी वर्ष में गोपालगंज से मैट्रिक पास दिखा रहे हैं। साथ ही महागठबंधन प्रत्याशी के ऊपर बकाया लोन 2 करोड़ 19 लाख दिखाया गया है, लेकिन कुल 5 करोड़ 62 लाख का लोन है। इनके ऊपर 1 करोड़ 62 लाख रुपया बकाया भी है। इसके अलावा अपने 2 कंपनी का नाम भी इन्होंने छुपाया है। उसी साल गोपालगंज से मैट्रिक पास करता है, वही व्यक्ति का नाम गोपालगंज में दूसरा रहता है, राजकुमार शुक्ला में इंटर पास दूसरा रहता है, बेतिया में दूसरा रहता है। इसके अलावा उन्होंने उम्र भी गलत लिखा है। वहाँ पे ब्रजेश कुमार नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। अब ये कहते हैं कि नहीं, परमा प्रसाद जो वहाँ हुआ है वो मैं ही हूँ। 1 करोड़ 62 लाख की चेक के साथ मैंने जमा कर दिया बैंक के रिजेक्शन लेटर के साथ, उस जो कि उन्होंने एफिडेविट में कहीं मेंशन नहीं किया है। उनका सिविल स्कोर बताता है कि उन पर 5 करोड़ 32 लाख की देनदारी है, पर वह कहते हैं कि केवल 2 करोड़ की देनदारी है। उनकी जो कंपनियां बताई जाती हैं वो 5 कंपनियां में एक कंपनी का कहीं आरओसी में जिक्र नहीं है, और जिस कंपनी का आरओसी में जिक्र है वह यहाँ पे नहीं है। इन्होंने केवल बैंक से ही कैश क्रेडिट और लोन के रूप में इनके तीनों भाई और उनकी पत्नियों ने 20 करोड़ से ज़्यादा का लोन और सीसी किया है, जो कि जबकि इनकी कुल फिक्स संपत्ति केवल 2 करोड़ की है। यह अपने आप में चंपारण का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है। इसके खिलाफ मैं माननीय वित्त मंत्री, माननीय बैंकिंग बोर्ड के चेयरमैन, आरबीआई के गवर्नर, तीनों जगह मैं इनके खिलाफ लिखने जा रहा हूं, और मैंने ये सारी जानकारियां चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वित्त रहित शिक्षकों के खिलाफ मुख्यमंत्री के संबोधन को लेकर वित्त रहित शिक्षकों ने काफी रोष जताया है। वित्त रहित शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लखीसराय में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हलसी में चुनावी सभा में वित्त रहित शिक्षा नीति पर भड़काऊ भाषण के खिलाफ वित्त रहित शिक्षकों ने नीतीश कुमार पर शिक्षा को समाप्त करने का आरोप लगाया। देखो भैया, वित्त रहित शिक्षा नीति दिखाना है तो कांग्रेसिया आवेगा तो उसको दिखाना, समझ गया ना। ये सब मेरे टाइम का चीज नहीं है, कोई सिखा करके भेजा है तो जाना। अगला बार कांग्रेसी कैंडिडेट भी लड़ रहा है ना, जाना उसके पास दिखाना। वित्त रहित बंद रखो सब चीज, गखा गघा का ज्ञान नहीं है और बिना मतलब के आ गए हैं। वित्त रहित क्या है? वित्त रहित नीतीश कुमार हाय 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 हाय, सरकार विदा होगी, विदा होगी, विदा होगी, धर्मी सरकार विदा होगी, विदा होगी, विदा होगी। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। का कलंक है, उन्होंने ही आगे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन जिस तरह व्यवहार दुर्व्यवहार मेरे साथ होता है, हम लोगों के साथ होता है, वैसा अशोभनीय है। इसका बदला वित्त रहित समाज, शिक्षक, पूरे बिहार का शिक्षक समाज उन्हें गद्दी से हटा कर ले। में जो शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया है चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर आज तक, वह नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार आर्यावर्ते भारत खंडे जम्मू द्वीपे बिहार राज्य से नीतीश कुमार सोहा, शिक्षा विभाग सोहा। सलाह देता हूं कि यदि आप वित्त सहित ये हम लोग कर्मचारियों के विरोध में हैं, तो इससे बढ़िया है कि आप इसे समाप्त करके देखें। अगर आपको संभालने की शक्ति है कि वित्त रहित कॉलेज
और जो हाई स्कूल है उसके बिना भी अगर आपका काम चल सकता है तो ये करके दिखाएं और हम लोगों को इस तरह से ये बेइज्जत मत करें। आपने जो वक्तव्य दिया है कि शिक्षक क भी नहीं जानते हैं, तो इस तरह से हम सभी तो शिक्षक वृंद हैं पूरे बिहार के, वो मर्माहत है। मैं पूरे शिक्षक को घोर अपमानित महसूस कराता हूँ और हम लोग जो है उनको वोट नहीं देने का निर्णय बनाए हैं। ये तो लोकसभा का चुनाव है, आने वाला विधानसभा में उनको जवाब पुरजोर मिलेगा। शिक्षकों का बहिष्कार उनका बहिष्कार होगा जिसके बलबूते वो इस सत्ता पर काबिज हुए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने जो कहा हम लोग बहुत मर्माहत हुए हैं और हम लोग पहले तो उनके ही साथ थे, लेकिन कल के वक्तव्य से जो है हम लोग बहुत आहत हुए हैं और हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि लोकसभा के इलेक्शन में उनको जो है जवाब मिलेगा और आने वाला विधानसभा चुनाव में भी हम लोग जो है वो उनका बहिष्कार करेंगे ताकि वो बिहार के गद्दी को छोड़े और कोई दूसरे आए जो वित्तरहित शिक्षक नीति को समझे, वित्तरहित शिक्षक के दर्द को समझे। मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार हमारी डिग्री को मानती है, इससे ऑफिसर बनते हैं, इससे हर एक पक्ष को ये करता है। वह मूल्यांकन में हमको शिक्षक मानती है और वेतन में वह हमें शिक्षक नहीं मानती है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ इनके वक्तव्य को, जो इस तरह के शिक्षा का अपमान, इन्होंने शिक्षा विभाग का अपमान किया है, शिक्षकों का अपमान किया है। और दूसरी बात, जब नीतीश जी वित्त रहित का इस तरह वक्तव्य देते हैं तो उन्होंने जो शिक्षा की बहाली की, शिक्षकों की बहाली की, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, वह उनकी कैसी शिक्षा थी, कैसी व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री ने शिक्षक समाज के साथ इस तरह की अवहेलना और इस तरह का वक्तव्य कि शिक्षक को क ख ग घ भी नहीं आता है, यह वक्तव्य महानिंदनीय है। और यह निंदनीय वक्तव्य के रिवेंज में हम लोग पूरे बिहार स्तर के शिक्षक समुदाय मिलके इनके पाठ को इन्हें पढ़ाऊंगा और इन्हें राजगद्दी से हटाऊंगा। जो शिक्षक का ये बहिष्कार करते हैं, चाहे कहते हैं कि शिक्षक को हम नहीं वित्त रहित शिक्षा नीति मानते हैं, तो आज वो इतने बच्चे को कहाँ से पास करा लिए? वित्त रहित अगर नहीं रहती तो वो इतने बच्चे को कहाँ से स्कूल में दाखिला करा लेते। और एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि वो एक अच्छे पद पर बैठे हुए हैं। और हम जहाँ तक कहते हैं कि आज मुख्यमंत्री को उस लायक किसने बनाया? एक शिक्षक ने बनाया, क्योंकि वह पहले क ख ग घ कहाँ आए पढ़ने के लिए? शिक्षक के नज़दीक आए पढ़ने के लिए। शिक्षक ने उनको इंजीनियर बनाया, शिक्षक ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। आज वो इस तरह शिक्षक की आलोचना करते हैं, यह शर्म की बात है। मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट कल जो आया है उसने पूरे शिक्षक समाज को कलंकित किया है, बिहार को कलंकित किया है। इतना नीच भावना, इतनी हीन भावना एक मुख्यमंत्री का शिक्षकों के प्रति, जहां इतना अनादर, घोर अनादर का भाव देखा गया उनके चेहरे पर, उनके वक्तव्य से, हम इसकी आलोचना करते हैं। और समस्त शिक्षक समाज, केवल वित्तरहित शिक्षक नहीं, शिक्षकों के प्रति ही उनका गलत रवैया है। और हम वित्तरहित शिक्षक विगत 5 वर्षों से अनुदान नहीं मिला है और उसके बाद भी भूखे पेट रह करके बिहार के शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। हम समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा सीट पर क्या है लोगों की रणनीति, क्या नेता सोचते हैं, क्या जनता सोच रही है, आइए एक खबर के माध्यम से देखें। चलिए हम यहाँ के ग्रामीणों से भी एक बार बात करके देखते हैं। ये कौन सा जगह है? ये सुपौल रेवाड़ी। तो यहाँ के जो सांसद है, क्या नाम है उनका? नाम क्या है? सांसद का नाम इनको नहीं पता है। खैर, यहाँ 5 साल में क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है, यही रोड बना है, अभी तो पानी उनी की टंकी अभी बन रहा है, क्लियर नहीं हुआ। कौन सा काम ऐसा था जो सांसद महोदय नहीं कर पाए? अभी कौन, अभी तो हमें इतना मालूम नहीं है। इस बार आप किसको मौका देना चाहेंगे? मौका देखिए, चलिए हम दूसरे ग्रामीण से बात नहीं चाह रहे हैं, ये अपने मत को गुप्त रखना चाह रहे हैं। हमारा घर जाके देखती घर में अंदर जो कैसन हमारा घर द्वार नहीं है, घर देने में का आखिर सूची में नाम नहीं के, आखिर वोट गिरवे में केना के हमारा नाम चले ले सूची में। क्या समस्या है आपकी? घर द्वार के तरफो हमारा नहीं के रहना है, रहे की व्यवस्था। तो आप क्या मांग करते हैं, किनसे मांग कर रहे हैं घर द्वार की? घर द्वार है सबसे न मांग रहा, किनका से? इस बार वोट किसको? वोट किनका देवन, जल किन ना गए उनका वोट देवन।
से तो बोलने में क्या जाता है? तो यहाँ के जो सांसद महोदय थे क्या विकास किए हैं गाँव के लिए? हमको तो कुछ नहीं किए, हम लोग को कुछ नहीं। क्या चाहिए था आपको? क्या हमको न घर दुआर है न कुछ है, हमको कुछ मिले नहीं रहा है। तो कहने का मतलब गांव के लिए वो कुछ नहीं किए हैं, तो किसको वोट देना है इस बार? इसको नवीन कुमार। जी मैं अमरदीप नैन प्रसाद, समस्तीपुर बिहार से। आप कौन से यहाँ विकास करेंगे क्षेत्र में? इस रेवाड़ी क्षेत्र में दो तीन चीज़ की बहुत ही समस्या है। रोड के बाद सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। सरकारी योजनाएं जितने भी आवंटन किए जा रहे हैं जो वेलफेयर का स्कीम के तहत, जैसे इंदिरा आवास योजना और शौचालय वगैरह के लिए जो आवंटन हो रहे हैं वो ढंग से नहीं हो रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार लिप्त है। उन सब चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। और यहाँ पे जो है शिक्षा की भी कमी है, तो शिक्षा के पे भी फोकस किया जाएगा। जितना चीज़ हमने बोला, यहाँ पे बगल में जो आप रोड देख ही रहे हैं, रोड बहुत ही ख़राब स्थिति में है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी मेरा जो है पेयजल और रोड का है। हम प्रोफेसर नवीन कुमार जी से बात कर रहे थे और यहाँ की जो गांव की जो समस्याएं हैं उस समस्या के बारे में बात की है। अगर यहाँ की जनता इनको मौका देती है तो यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उनको ये दूर करने की कोशिश करेंगे। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहें SCS न्यूज। नमस्कार।